दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे छठवीं कक्षा की ओल्ड एनसीईआरटी देश और उसके निवासी भाग 1 के अध्याय 1 अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और भूगोल विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देश और उसके निवासी भाग 1 का अध्याय 1 अफ्रीका। पहला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? ऑप्शन है देखिए, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, उत्तरी अटलांटिक सागर या बाब अल मंडेब जल संधि। तो इसमें आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। तो आप जान लीजिए, जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर, यानी 1 और 2 ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा अलग होता है। जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करती है और भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतिक एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? आपको बताना है। स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मंडेब जलसंधि और मोजाम्बिक चैनल। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्थलाकृतियाँ एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती हैं। तो आप जान लीजिए, स्वेज नहर, लाल सागर और बाब अल मंडेब जलसंधि। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से लाल सागर, स्वेज नहर और बाब अल मंडेब जलसंधि के द्वारा अलग होता है। स्वेज नहर आप जान लीजिए कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और अरब के सिनाई प्रायद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज बंदरगाह अवस्थित हैं। बाब अल मंडेब जलसंधि लाल सागर को अरब सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ती है और अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती और सोमालिया को अरब प्रायद्वीप के यमन से अलग करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन देखिए, माउंट कैमरून, माउंट टोबैकल, माउंट कीनिया या माउंट किलिमंजारो। तो सही उत्तर है माउंट किलिमंजारो। दोस्तों लगभग पूरा अफ्रीका महाद्वीप पठार जैसा दिखाई देता है। अफ्रीका का पठार दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर इसी पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में स्थित है। इसका नाम माउंट किलिमंजारो है। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग या मध्य भाग? तो सही उत्तर है उत्तर पश्चिमी भाग में। दोस्तों अफ्रीका में 2 छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। इसके उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत फैला हुआ है और दूसरी पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट के साथ साथ है, जिसको ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहते हैं। तो याद रखिएगा, एटलस पर्वत जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में अफ्रीका महाद्वीप के विस्तृत है। एटलस पर्वत अफ्रीका का नवीन मोड़दार पर्वत है और इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में है। माउंट टोबक्कल जो है एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महान भूभ्रंश घाटियां जो हैं किस महाद्वीप के भौतिक लक्षण हैं? तो सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक विशेष भौतिक लक्षण यहाँ की महान भूभ्रंश घाटी है। भूभ्रंश घाटियाँ धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियाँ होती हैं और इनके दोनों किनारे जो हैं दीवारों की तरह सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं। और अफ्रीका में ऐसी भूभ्रंश घाटियों की एक लंबी श्रृंखला है। यह मालावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, स्वेज की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई है, इसलिए इसे महान भूभ्रंश घाटी भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? तो आप जानते हैं विक्टोरिया झील। दोस्तों नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। ये विषुवत वृत्त के निकट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, नीचे दिए गए किस सागर या महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो लाल सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या काला सागर में? तो सही उत्तर भूमध्य सागर। दोस्तों नील नदी सहारा रेगिस्तान की बहुत लंबी यात्रा करती हुई भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ है। श्वेत नील और नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, नील नदी द्वारा भूमध्य सागर जो है भूमध्य सागर में डेल्टा का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, अफ्रीका के उच्च भूमि प्रदेश में बहुत सी घाटियां पानी से भरी हैं जिन्हें झील कहते हैं। इसी कारण यहाँ पर अनेक बड़ी झीलें हैं जिनमें से एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर अवस्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है और ये विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जबकि पहली या सबसे बड़ी सुपीरियर झील है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है? आपको बताना है, यानी विक्टोरिया फॉल। ऑप्शन है जाम्बेजी, जायरे, ऑरेंज या लिम्पोपो नदी। तो सही उत्तर है जाम्बेजी नदी। दोस्तों जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। ये जलप्रपात उत्तर अमेरिका के प्रसिद्ध न्याग्रा प्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है और इस प्रपात का स्थानीय भाषा में रखे गए मूल नाम का अर्थ होता है धुआं जो गरजता है और इस प्रपात की चौड़ाई 2 किलोमीटर से अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये उत्तरी अफ्रीका में फैला है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं हैं। तो ये आपका सही है। नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है, तो ये गलत है। तो ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नील और जायरे को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं हैं। इसका कारण ये है कि ये नदियां ऊंचे पठारी भागों से नीचे तटीय भागों की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती हैं। इसी कारण नाव और जलयान इन नदियों में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन इन नदियों के जलप्रपातों से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? ऑप्शन है मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, टिम्बकटू माली, तिरट तस्वी इजराइल या अल अजीजिया लीबिया। तो सही उत्तर है मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ लगभग साल भर तक बहुत ऊंचा तापमान रहता है और दुनिया में सबसे ऊंचा तापमान कैलिफोर्निया की डेथ वैली या मृत घाटी में दर्ज किया गया है, जिसे संसार का सबसे गर्म स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया है। हालांकि एनसीईआरटी में लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान को सर्वाधिक गर्म स्थान माना गया है। तो याद रखिएगा, अगर जो अल अजीजिया है लीबिया का, तो वो भी दुनिया का सबसे अधिक तापमान दर्ज करने वाला स्थान है और मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत वर्षा वन के उत्तर और दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और अफ्रीका में सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए
कि अफ्रीका में विषुवत वृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग घने वनों से ढका है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेशों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, अतः यहाँ शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई देता है और यहाँ की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से काफ़ी कम रहती है। इस प्रकार अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग सवाना या सूडान तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। वनस्पत के नाम पर यहाँ ज़्यादातर घास ही उगती है। लंबी और मोटी घास के इस क्षेत्र को सवाना कहते हैं और सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी मरुस्थल का नाम सहारा और दक्षिणी मरुस्थल का नाम कालाहारी है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजातियों का निवास स्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उत्तरी तटीय प्रदेशों में, पूर्वी तटीय प्रदेश में, दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। तो कहाँ पर अफ्रीका में भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु पाई जाती है? तो आप जान लीजिए, उत्तरी तटीय प्रदेश और दक्षिणी तटीय प्रदेश में। 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु न ज़्यादा ठंडी होती है, न ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म, और भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु रसदार फलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आप जानते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मापूतो की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, नील नदी पर असवान बांध स्थित है। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। नाइजर नदी पर आपका कैंजी बांध और नीली नील पर सेन्नार बांध स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 2, 3, 1, 4। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक बार इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है, आप जानते हैं, और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित करीबा झील इसी बांध का एक जलाशय है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, इस पर असवान बांध का निर्माण किया गया है। मिस्र और सूडान की सीमा पर अवस्थित नासिर झील असवान बांध का जलाशय है और नाइजीरिया की नाइजर नदी पर कैंजी बांध बनाया गया है, जबकि सेन्नार बांध नील नदी की सहायक नीली नील नदी पर बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही हैं? देखिए, सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला कम पाया जाता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर लंबी और मोटी घास उगती है। ये प्रदेश घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर है। यहाँ चलवासी जनजातियाँ पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालती हैं और इस कारण सवाना प्रदेश में पशुओं के लिए बहुत ही अनुकूल है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला कम पाया जाता है, इससे यहाँ लोहे और इस्पात के उत्पादन में बाधा पड़ी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है कालाहारी मरुस्थल। दोस्तों, बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। 2 कथन दिए गए हैं। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है, बिल्कुल सही है। किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार और खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है, तो ये आपका गलत है, केवल एक कथन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है। यह ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगती, कथन एक सही है। लेकिन किम्बरले ये दोस्तों हीरा भंडार और खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है, ये अफ्रीका में है। और आप जान लीजिए, किम्बरले यहाँ पर लौह भंडार दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। बोत्सवाना में जो है किम्बरले, आप जान लीजिए कि दोस्तों
किम्बरले जो है वो हीरा खनन का महत्वपूर्ण केंद्र, ये बोत्सवाना में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में है। और दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग ये स्वर्ण खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, पहला कथन है अफ्रीका में कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा के समान ही लोकप्रिय पेय है। दूसरा है कि पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना और आइवरी कोस्ट कोको का काफ़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अफ्रीका में पाए जाने वाले कैको और कोला के वृक्षों में पेय पदार्थ प्राप्त होता है। कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त होता है। कहवा के समान कोको भी लोकप्रिय पेय है, इससे चॉकलेट भी बनती है। कैको के वृक्ष विषुवतीय निम्न भूमि प्रदेश में बहुत उगते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट, घाना और नाइजीरिया कोको का बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। घाना में ताकोरादी, कुमासी और अक्रा के क्षेत्र को कोको त्रिभुज या कोकोआ ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोको की बहुत सघन खेती की जाती है। कोला वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोला पेय तैयार किए जाते हैं। कोला के फलों से च्युइंगम भी बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं, यानी आपको गलत कथनों का चुनाव करना है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं, तो ये आपका गलत है। इन द्वीपों में बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, जंजीबार और पेम्बा केवल एक यानी एक गलत है। तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित हैं, न कि अटलांटिक में, और ये द्वीप संसार के प्रमुख लौंग उत्पादकों में से एक हैं। लौंग का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। तो सही उत्तर है कौन सी भाषा, याद रखिएगा दोस्तों, स्वाहिली। देखिए, हमारे देश की भांति अफ्रीका महाद्वीप में भी कई सौ भाषाएं बोली जाती हैं। एक दूसरे से बातचीत करने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हमारी तरह वहाँ के लोगों को कम से कम 2 भाषाएं बोलने की योग्यता रखना लाभदायक होता है। इनमें से एक स्थानीय भाषा होती है, जिससे वे अपने प्रजाति या गांव के लोगों से बातचीत कर सकें। इसके अतिरिक्त वे फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इटालवी, अरबी और स्वाहिली भाषाओं में से एक सीखते हैं, और यहाँ स्वाहिली भाषा को बोलने और समझने वाले अनेक लोग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वात्मवाद धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं। ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया। तो सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं, इसमें मुसलमान, ईसाई और सर्वात्मवादी है। सर्वात्मवाद कई जनजातियों का धर्म है और ये प्रकृति प्रेम और आदर पर आधारित है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार सामान्य अध्ययन में पूछा जाता है, हार्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के सींग में कौन से देश शामिल हैं। तो ऐसे आप जान लीजिए दोस्तों कि सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया, ये चारों ही देश अफ्रीका के सींग वाले भाग में शामिल हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। दोस्तों, अफ्रीका का सींग पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो अरब सागर और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सींग के समान लगता है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। हार्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया देश स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। पहला है कि नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है, तो बिल्कुल सही, नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। दूसरा है कि नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्राय गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर से चलती हैं, जिन्हें हरमट्टन कहते हैं, तो ये गलत है। तीसरा है कि नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। तो 1 और 3 कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नाइजीरिया की प्रमुख नदी नाइजर है, इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है और ये नदी गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भाग से होकर बहती है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि नाइजीरिया के तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ साल भर वर्षा होती है।
आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है और शीत ऋतु में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चला करती हैं। इन हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। तो ये हरमट्टन ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं हैं। तीसरा कथन सही है क्योंकि नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। इस पेड़ पर फल गुच्छों में लगते हैं। फलों के बीज और गूदे से तेल निकाला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? तो आप जानते हैं नील नदी का उपहार मिस्र को कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। मिस्र नील नदी के जीवनदायिनी जल के कारण अफ्रीका के सबसे अधिक संपन्न और घने बसे देशों में है। इसी कारण इस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं और इन हवाओं को खमसिन कहते हैं? तो सही उत्तर है मिस्र। दोस्तों मिस्र जो है वो विशाल सहारा मरुस्थल का एक भाग है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के लगभग आधे भाग में फैला है, इसलिए मिस्र का अधिकतर भाग मरुस्थल है। इस भाग में आबादी नहीं के बराबर ही है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में यानी अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें खमसिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो एक कथन कोई होगा जो आपका गलत है। पहला कथन है कि दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर और दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा है। बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है। बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। आपसे पूछा गया है गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन सी गलत कथन है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में है। लगभग पूरा दक्षिण अफ्रीका एक ऊंचा पठार है जिसका ढाल पश्चिम की ओर है और इस पठार के पूर्वी किनारे पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला स्थित है। ये दक्षिणी भाग में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के पठारी प्रदेश घासों से ढके हैं, इसे वेल्ड कहते हैं। ये डच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ घास का मैदान होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है लेकिन इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। बिल्कुल सही है। तीसरा है ऑरेंज और वाल नदियां ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती हैं। तो बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जोहान्सबर्ग, दोस्तों जोहान्सबर्ग आप देखिए दक्षिण अफ्रीका का शहर है, नगर है और ये सबसे बड़ा नगर है। ये व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है। पोर्ट सईद ये आपका मिस्र का बंदरगाह शहर है। इबादान तो आप जान लीजिए दोस्तों, इबादान नाइजीरिया और नैरोबी केन्या की राजधानी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 मिलाते हैं। 2 1 3 4 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। यह एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है। मिस्र का पोर्ट सईद बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर तक फैला है। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इबादान नाइजीरिया का प्रमुख नगर और व्यापारिक केंद्र है और नैरोबी केन्या की राजधानी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के अंतर्गत। इसमें हमने 6वीं कक्षा की पुरानी यानी ओल्ड एनसीईआरटी देश और उसके निवासी भाग 1 के अध्याय 1 अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न स्टैटिक सामान्य अध्ययन और जो हमारा महत्वपूर्ण अस्थाई जनरल नॉलेज होता है उससे संबंधित है। हमने कई इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों और अन्य
विचारों को शामिल किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न अफ्रीका महाद्वीप से बनने वाले प्रश्नों के अंतर्गत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।